मित्रों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप आईआईबीएफ का एग्जाम देना चाहते हैं, आईआईबीएफ में पास होना चाहते हैं दोस्तों, आईआईबीएफ के जो क्वेश्चन आए वो चेंज हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो कि ज़्यादातर आईआईबीएफ परीक्षा में आते हैं। तो दोस्तों, सबसे नंबर 1 पर जो प्रश्न है आप देख सकते हैं कि ये प्रश्न जो है सबसे ज़्यादा प्रश्न आता है। इसमें लिखा है, हमारे देश में ग्रामीण विकास को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रायोजित अनुसूचित बैंक भी है। इनका स्वामित्व पूंजी केंद्र सरकार, संबंधित राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान की जाती है। इसका स्वामित्व पूंजी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कि जो केंद्र सरकार द्वारा जो ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई है, उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कथन जो है वो कौन सा सही है या गलत है? तो इसमें जो उत्तर है वो लगभग 2 नंबर बिल्कुल सही है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा है केंद्र सरकार 50% और उसके बाद संबंधित राज्य सरकार 15% और प्रोजेक्ट बैंक 35%। तो इसमें आपको इसमें जो है वो टिक लगा देना है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मित्रों, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने खोल लिया है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है कि भुगतान बैंकों पीवी और लघु वित्त बैंकों एसएफवी के कार्यों में अंतर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? और नंबर 1, दोनों जनता से जमाएं स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन भुगतान बैंक प्रति ग्राहक 2 लाख रुपए की अधिक सीमा के साथ जमा स्वीकार कर सकते हैं। नंबर 2, दोनों प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की उच्च सीमा के भीतर यानी निम्न वर्ग किसानों और कमजोर वर्गों को धन उधार दे सकते हैं। नंबर 3, दोनों अपने ग्राहकों को विप्रेषण सुविधाओं और उपयोगिताओं बिलों भुगतान को सुगम बना सकते हैं। नंबर 4, भुगतान बैंक अपने ग्राहकों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लाभ अर्जित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति से बांडों और अन्य बाजारों लिखतों में निवेश कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें जो क्वेश्चन नंबर उत्तर नंबर 2 बिल्कुल सही है, जिसमें 2 और 4 नंबर 2 और ये नंबर 2 और इसके बाद यहाँ पर नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने खोल लिया है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है कोई वित्त संस्था एक बैंक अर्थात निधियों के बचतकर्ताओं और निवेशकों या उपयोगकर्ताओं के बीच एक मध्यवर्ती संस्था के रूप में कार्य करते हुए अपने ग्राहकों को निम्नलिखित में से कौन सी सेवा प्रदान नहीं करती है? निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चयन करें? तो दोस्तों, इसमें विकल्प नंबर जो है वो बैंक अपने ग्राहकों को इक्विटी शेयर और क्रय एवं पण्य सौदे की सुविधा प्रदान करता है। तो इसमें जो विकल्प नंबर 3 है वो बिल्कुल सही विकल्प है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मित्रों, मैंने अगला क्वेश्चन जो है उसको खोल लिया है। इस पर लिखा है कि अदाता के खाते में रेखित एक चेक के पृष्ठ पर प्रांकन मौजूद है, वसूलीकर्ता को बैंक को चाहिए, निम्न में से कौन सा उपयुक्त विकल्प का चयन करें? तो इसमें ऐसे चेकों की वसूली नहीं करनी। तो दोस्तों, इसमें नंबर 1 विकल्प है, बिल्कुल सही विकल्प है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन को मैंने खोल लिया। इस पर लिखा है कि चेकों और बिलों की वसूली के मामले में ग्राहक के साथ बैंक का संबंध होता है। तो इसमें जो बैंक का संबंध क्या होता है? तो चेकों और बिलों की वसूली के लिए तो देनदार के रूप में बैंकर होते हैं और लेनदार के रूप में ग्राहक होते हैं। जब चेकों की वसूली के मामला आता है तो उसमें देनदार के रूप में बैंकर और लेनदार के रूप में ग्राहक होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा है, निम्नलिखित में से किस इलेक्ट्रॉनिक निधि तंत्र के माध्यम से भारत के भीतर धन प्रेषण किया जा सकता है? तो दोस्तों, इसमें लिखा है कि जैसे जो निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक यानी जिस कंप्यूटर से या फिर किसी भी डिवाइस से हम जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो किसके द्वारा जो है वो भारत के अंदर जो है ट्रांजैक्शन किया जाता है? इसमें आपका और रहेगा आरटीजीएस और नेफ्ट। आरटीजीएस और नेफ्ट के द्वारा जो है पैसे को इधर उधर किया जा सकता है। तो ये विकल्प नंबर 3 जो है बिल्कुल सही विकल्प है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में लिखा है, बैंक ग्राहकों के अनुरोध पर अन्य पक्ष के लाभार्थियों को धन विप्रेषण के उद्देश्य से मांग ड्राफ्ट डीडी जारी करते बैंकों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके इससे अधिक की मांग ड्राफ्ट हमेशा अदाता के खाते में रेखन की जारी किए जाए। तो ये जो डीडी है वो कितनी की जारी की जाए अदाता के खाते में? तो उसमें मैक्सिमम डीडी इसमें अगर आपको लगाना है चेंज तो उसमें 2 नंबर पे लगाइए। ये बिल्कुल विकल्प सही है, 20,000 वाला। तो आप देख सकते हैं कि विकल्प नंबर 2 है, बिल्कुल सही विकल्प है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन मैंने खोल लिया। इसमें लिखा है बेसिक बचत
बैंक जमा खाते BSBD ए की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य विशेषता सही है? नंबर 1, बिना न्यूनतम शेष, बिना बैंक प्रभार और ATM डेबिट कार्ड सुविधा के साथ सामान्य बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए खोला गया एक प्रकार का मांग जमा खाता है। उसका नंबर 2 है, 1 महीने में इस खाते में आहरण ATM से आहरण सहित सीमित है। नंबर 3, BSBD खाता खोलते समय KYC और अन्य CDD ग्राहक समुचित सावधानी मानदंडों का पालन किया जाता है। नंबर 4, BSBDA खाता खोलते समय बैंक में कोई अन्य बचत खाता रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि कोई अन्य बचत बैंक खाता है तो उसमें 30 दिन के भीतर बंद करना होगा। लेकिन में से उपयुक्त का चयन करें। तो इसमें जो विकल्प नंबर 4 है बिल्कुल सही विकल्प है। तो ये चारों विकल्प हैं बिल्कुल सही विकल्प है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर उत्तर नंबर 4 है, इसको आपको टिक लगा देना है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में लिखा है कि कोई अनिवासी भारतीय NR लोक भविष्य निधि PP खाता निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त का चयन करें। तो इसमें क्या है कि NR लोक भविष्य निधि खाता नहीं खोला जा सकता है। तो इसमें आपको पहले जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, उस पर आपको टिक लगाना होगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में लिखा है कि धन शोधन गतिविधि का पता लगाने के लिए सामान्य चरणों में क्रम से देखा जाता है ताकि अंतिम चरण में पैसा वैध दिखाई दे। निम्नलिखित में से कौन सा धन शोधन क्रम को सही ढंग से दर्शाता है? तो इसमें जो उत्तर नंबर है आपका तीसरा बिल्कुल सही उत्तर है। तो इसमें आपको क्या चीज़ याद रखना है? इसमें आपको याद रखना है प्लेसमेंट लेयरिंग इंटीग्रेशन PLI। तो आपको इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। तो ये जो उत्तर नंबर 3 है बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा है खाता खोलते समय बैंक ग्राहकों को नामित के नाम इंकित करने के लिए सूचित करते हैं जिन्हें जमाकर्ताओं मृत्यु की स्थिति में राशियां देय होती हैं। नामांकन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें कथन नंबर जो 4 है बिल्कुल सही कथन है। कोई एकल जमाकर्ता किसी ऐसे व्यक्ति को नामित कर सकता है जिसे जमाकर्ता की मृत्यु की स्थिति में उसके नाम राशि जमा की बैंकिंग कंपनी द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में लिखा है वर्तमान में KYC के लिए 6 आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज हैं। इनमें में से सर्वाधिक का चयन करें। तो 6 उपयुक्त जो दस्तावेज हैं वैध वो कौन से हैं? इसमें लिखा है कि पेन, आधार, पासपोर्ट, चुनाव, ड्राइविंग लाइसेंस, नरेगा द्वारा जॉब कार्ड। तो दोस्तों ये चारों पैन कार्ड से जो KYC आपकी की जा सकती है। उसके बाद तो इसमें जो है कोई ऐसे विकल्प हैं जिससे KYC नहीं की जा सकती, इसलिए विकल्प नंबर फर्स्ट है, इसमें जो उत्तर नंबर फर्स्ट है बिल्कुल सही उत्तर है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है बीमार, वृद्ध, असम दृष्टि बंधित धारकों को बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए बैंकों द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले महत्वपूर्ण दिशा निर्देश निम्नलिखित में से कौन सा है? नंबर 1, ऐसे व्यक्तियों के अंगूठे या पैर के अंगूठे के निशान की पहचान दोनों स्वतंत्र गवाहों द्वारा की जानी चाहिए जिनमें एक बैंक का अधिकारी होना चाहिए। नंबर 2, यदि ऐसा व्यक्ति बैंक के शारीरिक रूप से उपस्थित होने में असमर्थ हो तो दोनों स्वतंत्र गवाहों द्वारा विधिवत पहचान किए गए चेक आहरण पर्ची पर एक चिन्ह प्राप्त किया जाना चाहिए। 4, सभी मौजूदा ATM भावी ATM के रूम में साथ होने चाहिए ताकि व्हील चेयर उपयोगकर्ता दिव्यांग उन आसानी से पहुंच सके। निम्न में से कौन सा उपयुक्त विकल्प का चयन करें? तो इसमें विकल्प नंबर जो 2 है बिल्कुल सही है। इसमें 2 और 3 इसके बाद जो 3 विकल्प है वो सही विकल्प। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्तमान अनुदेशों के अनुसार बचत बैंक पर ब्याज का भुगतान किया जा सकता है। तो इसमें बैंक के विवेक के अनुसार तिमाही अंतरालों पर, यानी वर्तमान अनुदेशों के अनुसार बचत बैंक पर ब्याज का भुगतान किया जा सकता है बैंक के विवेक के अनुसार तिमाही अंतरालों पर। तो इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें पूछा गया है KYC के अवधि अध्ययन के लिए निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है? KYC के
अद्यतन के लिए। तो दोस्तों इसमें विकल्प नंबर 4 है, बिल्कुल सही विकल्प है। उनके मामले में जिनका खाता उस समय खोला गया था वे नाबालिग थे। नाबालिग से बैंक के पास पंजीकृत ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर के माध्यम से होता है। तो इसमें जो विकल्प नंबर 4 है बिल्कुल सही विकल्प है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न में लिखा है कि जब कोई ग्राहक बैंक से ओवरड्राफ्ट ऋण प्राप्त करता है तो बैंक तथा उसके ग्राहक के बीच वाला संबंध कौन सा होता है। तो इसमें आपको लिखना होगा लेनदार और देनदार। तो जब कोई ग्राहक बैंक से ओवरड्राफ्ट ऋण प्राप्त करता है तो उसमें लेनदार होता है, फिर उसके बाद देनदार होता है। इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न में लिखा है खाता खोलने के लिए फोटोग्राफ प्राप्त करने के लिए दिशा निर्देशों में संबंधित लिमिट में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें जो 3 नंबर विकल्प है वो जो सत्य नहीं है। तो आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज को फोटोग्राफ चिपकाते हुए इसलिए बैंकों को फोटोग्राफ जमा करने पर जोर नहीं देना चाहिए। तो इसमें जो विकल्प नंबर 3 है बिल्कुल सही विकल्प है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। चेकों के रेखन से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन की पहचान करें। तो इसमें जो विकल्प नंबर है फर्स्ट बिल्कुल सही विकल्प है। विशेष रूप से रेखित चेक का भुगतान नामोल्लिखित बैंक के पास किसी खाते के माध्यम से किया जाना चाहिए। तो इसमें जो विकल्प नंबर फर्स्ट है बिल्कुल सही विकल्प है। इसके बाद हम नेक्स्ट विकल्प पर चलते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है जब कोई ग्राहक बैंक में खाता खोलकर उसमें धनराशि जमा करता है तो बैंक और उसके बीच ग्राहक के बीच वाला संबंध कौन सा होता है। जब कोई बैंक अपना खाता खोलकर उसमें धनराशि जमा करता है तो पहले वो देनदार होता है, उसके बाद लेनदार होता है, इसीलिए विकल्प नंबर 2 है बिल्कुल सही विकल्प है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि ईएमआई के लिए निम्न में से कौन सा सही सापेक्ष और सही परिभाषित है। तो इसमें जो विकल्प नंबर 2 है बिल्कुल सही विकल्प है, जिसमें मूलधन और ब्याज ऋण की निश्चित अवधि में मासिक किस्तों पर माध्यम से चुकाया जाता है। जिसमें मूलधन और ब्याज ऋण की निश्चित अवधि में मासिक किस्तों पर चुकाया जाता है। तो ये विकल्प नंबर 2 है बिल्कुल सही विकल्प है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है कि साधारण ब्याज को एक अवधि के लिए उधार ली गई है राशियों के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। साधारण ब्याज की गणना के लिए निम्न में से कौन सा सूत्र सही है। तो इसमें जो सूत्र नंबर लास्ट वाला है यानी चौथा नंबर है बिल्कुल सही है। इसमें ब्याज की कुल राशि बराबर सूत्र होता है मूल राशि गुणे ब्याज दर गुणे समय अवधि। तो ये जो प्रश्न नंबर 4 है बिल्कुल उत्तर नंबर 4 है बिल्कुल आपको याद रखना है। 4 नंबर जो विकल्प नंबर सही है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर रुपये 10,000 की राशि 2 वर्षों की अवधि के लिए उधार दी जाती है और उधारकर्ता को खाता बंद करने के लिए दूसरे वर्ष के अंत में 11,200 रुपये प्रति वर्ष साधारण ब्याज सहित दिया जाता है। उसके बाद का भुगतान करने के लिए कहा जाता है उधारकर्ता को किस ब्याज दर पर ऋण चुकाने के लिए सूचित किया गया है। तो इसमें जो विकल्प नंबर 3 है बिल्कुल सही विकल्प है। तो इस पर आपको टिक लगा देना है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है बैंक ए ने इतनी तारीख। तो दोस्तों इसमें देख सकते हैं कि इसमें तारीख पूरी लिखी ही नहीं है को 25,000 रुपये लिए थे। ठीक है, वह तिमाही आधार पर 9% ब्याज से प्रभावित करता है। उसके बाद 30/6/2000 तारीख नहीं लिखी है, बोट ईयर इसमें नहीं लिखी है दोनों में। तो आप देख सकते हैं क्लियर डेट इसमें नहीं लिखी है कि को खाते में प्रभावित करने प्रभारित किए जाने वाला ब्याज की राशि क्या होगी। तो दोस्तों जब इसमें तारीख ही नहीं लिखी है तो इसे प्रश्न मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। तो इसीलिए इसमें जो है तीनों विकल्प में लास्ट विकल्प उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें जो है करेक्ट क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो पूछा गया नहीं है। इसीलिए जो मुझे उत्तर नंबर लगता है कि वो लास्ट है बिल्कुल सही उत्तर है। तो इसलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मित्रों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि दोहरी प्रविष्टि वाली वही खाता पद्धति आवश्यक है क्योंकि प्रत्येक लेन देन को 2 पक्षों को शामिल करने के लिए जिसका अर्थ है कि प्रत्येक नामे का एक अनुभवी जमा क्रेडिट पक्ष होता है। दोहरी प्रविष्टि वाली वही खाता पद्धति के बारे में लेकिन कौन सा कथन गलत है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि विकल्प नंबर जो 3 है बिल्कुल सही विकल्प है। लेन देनों का अभिलेख विभिन्न चरणों और समय असमान राशियों के साथ किया जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है नियत ब्याज दर और अस्थायी ब्याज दर के बीच अंतर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसके बाद जो विकल्प नंबर 3 है वो बिल्कुल सही विकल्प है। नियत ब्याज दर
ऋण की पूरी अवधि के दौरान नहीं बदलेगी, जबकि अस्थिर ब्याज दर पुनर्धारण खंड के अधीन बाजार की स्थिति के अनुसार बदलती रहती है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, बैंकों की शिक्षा ऋण योजना का उद्देश्य छात्रों को भारत और विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्त सहायता प्रदान करना है। शिक्षा ऋण राशि की गणना करते समय निम्न में से कौन सा किन व्ययों पर विचार नहीं किया जा सकता है? तो इसमें जो किस पे विचार ज़्यादा नहीं किया जाता है? कॉलेज पाठ्यक्रम शुल्क यानी परीक्षा शुल्क, छात्रावास शुल्क। तो दोस्तों इस वजह विकल्प नंबर फर्स्ट है, बिल्कुल सही विकल्प है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने खोल लिया, इसमें लिखा है आवास ऋण के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? तो आवास ऋण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आवास ऋण के लिए जो मकान, फ्लैट खरीद, निर्माण, विस्तार के लिए आवास ऋण नहीं दिया जाता है। तो जैसे जो आप आवास जो खरीदते हैं उसके लिए ऋण नहीं दिया जाता है, उसके बाद जो निर्माण के लिए ऋण नहीं दिया जाता है, तो इसलिए ये विकल्प नंबर फर्स्ट है, बिल्कुल सही विकल्प है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मुद्रा ऋण योजना के लाभार्थी इकाइयों को सावधि और निधीन जरूरतों के अनुसार 3 उत्पाद बनाए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऋण वर्गीकरण सही है? निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो इसमें जो विकल्प नंबर फर्स्ट है बिल्कुल सही विकल्प है। शिशु इसमें 50,000 रहेगा। उसके बाद किशोर 50,000 से 5 लाख तक रहेगा। तरुण जिसकी उम्र सबसे ज़्यादा है वो 5 लाख से 10 लाख तक रहेगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया उधार दी गई निधियों की सुरक्षा बैंकों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। तदनुसार ऋण की चुकौती उधारकर्ताओं से संबंधित कुछ पहलुओं पर निर्भर करती है। निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? तो इसमें जो विकल्प नंबर 2 है बिल्कुल सही है, बिक्री का अनुमान के अनुरूप न होना। उसके बाद हम विकल्प नंबर अगली तरफ चलते हैं। तो मित्रों मैंने अगला क्वेश्चन खोल लिया है। इसमें लिखा है नकदी प्रवाह के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो नकदी प्रवाह के लिए नकदी प्रवाह विवरण किसी विशिष्ट समय पर नकदी की स्थिति का विवरण होता है। तो इसमें जो विकल्प नंबर 2 है बिल्कुल सही विकल्प है। इसके बाद हम अगले विकल्प की चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है एनपीए को इस रूप में परिभाषित किया गया है, जब कोई संपत्ति पट्टे पर दी गई संपत्ति सहित बैंक के लिए आय सृजित करना बंद कर देती है तो उसे अनर्जक अहिस्त कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अनर्जक अहिस्तियों की पहचान के लिए दिशा निर्देश निर्धारित किए हैं। निम्न में कौन सा सही नहीं है? तो इसमें जो विकल्प नंबर 3 है वो जो सही है वो सही नहीं है। इसमें जो लिखा है ऋण नकदी खाते पर मूलधन और ब्याज की किस्त अल्प अवधि के संबंध में एक फसल मौसम के लिए अद्वितीय रहती है। तो जो विकल्प नंबर 3 है वो सही नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि संदिग्ध अहिस्तियों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो 3 है वो बिल्कुल सही विकल्प है। इसमें लिखा है इसे एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है और 12 महीनों के लिए अवधि में अब मानक अहिस्त बना हुआ है। तो जो विकल्प नंबर 2 है बिल्कुल सही विकल्प है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने खोल लिया है। इसमें लिखा है कि दिए गए ऋणों की वसूली सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से कौन सा कथन प्रभावी कदम नहीं है? तो इसमें जो विकल्प नंबर 2 है बिल्कुल सही विकल्प है। तो इसमें विकल्प नंबर 2 में लिखा गया है चूक के मामले में उधारकर्ताओं के पड़ोसियों व्यक्तियों से संपर्क किया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये जो विकल्प नंबर 2 है बिल्कुल जो है वो सही विकल्प है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्राहक की शिकायतों के निवारण के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना निम्न में कौन सा निकाय के तहत लागू की गई है? निम्न में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो इसमें जो है आरबीआई द्वारा जो है वो प्रभावित की गई है या लागू की गई है। उसके बाद हम अगले विकल्प की चलते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कुछ एक बैंकों को एक आंतरिक लोकपाल नियुक्त करने की सलाह दी गई है जो कहलाता है शिकायत निवारण अधिकारी। तो अगर आपके सामने कुछ एक बैंकों की एक आंतरिक लोकपाल नियुक्त करने की सलाह दी गई है जो कहलाता है कि शिकायत निवारण अधिकारी। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया ग्राहकों की शिकायतों के संबंध में एक शिकायत निवारण प्रणाली शुरू की गई है और बैंकों द्वारा इसका पालन किया जाता है। इनमें कौन सा कथन सत्य नहीं है?
तो इसमें जो है विकल्प नंबर 2 है बिल्कुल सही विकल्प है। शाखा प्रभारी शिकायत प्राप्त होने पर उसका विश्लेषण करते हैं, यदि आवश्यक हो तो शिकायतकर्ता शिकायतों के समाधान के लिए व्यक्तिगत संपर्क किया जाता है। कार्यालयों को सूचित के तहत एक निवारण पत्र भेजा जा सकता है। तो जो विकल्प नंबर 2 है बिल्कुल सही विकल्प है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक अब विभिन्न भूमिकाओं और कार्यों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आरबीआई की भूमिका के बारे में निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें जो कथन नंबर 3 है वो सत्य नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज कम्युनिटी एक्सचेंज का नियंत्रण, तो दोस्तों इसमें आरबीआई नियंत्रण नहीं करता, इसमें कौन नियंत्रण करता है? सेबी। तो इसलिए जो 3 है विकल्प नंबर 3 है वो सही नहीं है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कारोबार प्रतिनिधि और कारोबार कर्ता मॉडल BCBF का कार्यान्वयन वित्त समावेश के उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक प्रभावशाली कदम है। इसमें संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो क्या है, शाखा बैंकिंग और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में वंचित लोगों तक पहुंचाने के लिए अधिक उपयुक्त मॉडल है। तो जो इसमें जो BC और BF का काम होता है कि शाखा बैंकिंग मॉडल जो वंचित लोग रहते हैं उनके पास अधिक से अधिक पहुंचाया जा सके उनकी सर्विसों को। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की चलते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैंने खोल लिया है। इसमें लिखा है वित्तीय समावेश की व्याख्या समाज के वंचित और निम्न आय वर्ग के लोगों को सस्ती लागत पर वित्तीय सेवाओं को उपलब्धता को सुनिश्चित कराने के रूप में की जा सकती है। पिछले कुछ वर्षों में इससे संबंध में अनेक कदम उठाए गए हैं। तो इसमें विकल्प नंबर 3 है बिल्कुल सही विकल्प है। इसमें लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लघु खाते को आरंभ आदि ग्राहक के पास पहचान और या पते के प्रमाण में संबंधित भी दस्तावेज नहीं है, तो प्रारंभिक चरण में है। उसके बाद इसमें जो विकल्प नंबर 3 है बिल्कुल सही विकल्प। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन चलते। तो इस क्वेश्चन को मैंने खोल लिया। इसमें लिखा है सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें विकल्प नंबर किफायती मूल्य निर्धारण की दृष्टि से ऋण की प्रति अधिक लचीलापन। तो इसमें जो विकल्प नंबर 3 है बिल्कुल सही विकल्प है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते। तो मित्रों इस क्वेश्चन को मैंने खोल लिया। इसमें लिखा है खुदरा बैंकिंग क्षेत्र विभिन्न बैंकिंग उत्पाद शामिल है, इनमें में कौन सी सेवा बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली अनुषंगिक सेवा का हिस्सा नहीं है? तो आवर्ती जमा खाता, म्यूचुअल फंड, डीमैट खाता खोलना, युक्त सभी। तो युक्त सभी जो है वो हिस्सा खुदरा बैंकिंग का नहीं है। तो मैंने अगला क्वेश्चन जो है खोल लिया। इसमें लिखा है व्यवसाय संपर्क एजेंट निम्न में कौन से कार्यों कर सकता है? नंबर 1 खाता खोलने के फार्मों का संग्रह और उन्हें भरना। नंबर 2 ऋण आवेदक फार्मों का संग्रह और उन्हें प्रसारण करना। उसके बाद नंबर 3 छोटी जमा राशियों के आहरण का संग्रह और भुगतान। नंबर 4 सुरक्षित जमा लॉकर खोलने के फार्मों का संग्रह और उन्हें भरना। तो इसमें जो विकल्प नंबर 4 है बिल्कुल सही विकल्प है, जिसमें 1, 2, 3 जो है बिल्कुल सही विकल्प है और चौथा आपको छोड़ देना है। चौथा विकल्प जो है वो सही नहीं है। उसके बाद तीनों विकल्प जो है फर्स्ट वाले वो सही है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मित्रों मैंने अगला क्वेश्चन खोल लिया है। इसमें लिखा है कि कारोबार प्रतिनिधि कई बैंकिंग कार्यकलाप करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो बैंक उधारकर्ताओं से EMI निर्धारित ब्याज की वसूली करते हैं। तो जो BC होते हैं वो अब ब्याज की वसूली नहीं करते हैं। तो इस पर ये विकल्प फर्स्ट जो है वो बिल्कुल सही विकल्प है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन मैंने खोल लिया। इसमें लिखा है कि कारोबार प्रतिनिधि और कारोबार सुबलकर्ता के समक्ष आने वाले जोखिम को कम करने के लिए दिशा में बैंकों सामान्य वर्तय में कौन सा कदम नहीं उठाया जा सकता है? कौन सा कदम नहीं उठाया जा सकता है? तो इसमें विकल्प नंबर 3 है बिल्कुल सही विकल्प है। कारोबार प्रतिनिधियों द्वारा किए गए लेन देनों और बैंकों द्वारा लेन देनों के आधार पर ट्रैक किया जाता है। तो जो अब विकल्प नंबर 3 है बिल्कुल सही विकल्प है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसमें लिखा है कि कारोबार प्रतिनिधि और कारोबार सुबलकर्ता की प्रौद्योगिक संबंधित मुद्दे समस्याओं कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। तो इसमें जो विकल्प नंबर 3 है बिल्कुल सही विकल्प है। BC और BF ग्राहकों के पक्ष में किसी प्रकार की गारंटी देकर ग्राहकों के सीधे कुछ शुल्क ले सकता है। तो ये विकल्प जो है बिल्कुल सही विकल्प है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने खोल लिया। इसमें लिखा है कारोबार प्रतिनिधि और कारोबार सुलभकर्ता
की कार्यप्रणाली प्रौद्योगिक आधार उत्पादों के महत्वपूर्ण प्रति जोखिम का सामना करती है। तो इसमें जो विकल्प नंबर 2 है बिल्कुल सही विकल्प है। प्रौद्योगिक आधारित बैंकिंग उत्पाद में लेन देन की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है और यदि ऐसे उत्पाद में व्यवहार करने वाले बीसी एजेंट इन चिंताओं से भलीभांति परिचित हैं। तो इसमें जो विकल्प नंबर 2 है बिल्कुल सही विकल्प है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने खोल लिया, इसमें लिखा है IMPS वित्तीय लेन देन के लिए प्रयुक्त डिजिटल प्रणाली में एक है। IMPS का पूर्ण रूप है, IMPS का पूर्ण रूप क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो इसमें जो विकल्प नंबर 2 है बिल्कुल सही है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने खोल लिया, इसमें लिखा है रुपे डेबिट कार्ड एक स्वदेशी घरेलू कार्ड है, इसे इस संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है? तो इसमें क्या लिखा है? NPA द्वारा जारी किया गया एक केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों में ATM और अधिकांश PO मशीन में कार्यवत स्वीकार किया जाता है। तो ये जो NPA द्वारा जारी किया जाता है इसमें केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों में जो है मशीनों में स्वीकार किया जाता है। तो ये विकल्प जो है बिल्कुल सही विकल्प है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना एक राष्ट्रीय मिशन एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के साथ आरंभ की गई है, निम्न में कौन सा कथन सर्वाधिक प्रशंसनीय है? तो इसमें जो क्या है, केवल ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों के सभी परिवारों में कम से कम बुनियाद बैंकिंग खाता, रुपए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और उसके बाद बीमा सुविधा प्रदान करना है। तो दोस्तों ये विकल्प नंबर 3 है, बिल्कुल सही विकल्प है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने खोल लिया, इस पर लिखा है प्रधानमंत्री जनधन योजना के अनुसार इन बचत खातों में ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जा सकती है। इस संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है? नंबर 1, खाते के संतोषजनक संचालन के 6 महीने बाद प्रति परिवार एक खाता धारक को। नंबर 2, अन्य बैंकों के पास खातों में एक साथ सुविधा की पुनरावृत्ति से बचने के लिए खाते के आधार कार्ड संख्या दर्ज की जानी चाहिए। नंबर 3, यदि आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है या जारी नहीं किया गया है तो सुविधा प्रदान की जानी है। उसके बाद आप देख सकते हैं विकल्प नंबर इसमें 1 और 2 दोनों सही विकल्प है। फर्स्ट और उसके बाद सेकंड विकल्प बिल्कुल सही विकल्प है। तो दोस्तों इसमें मैंने 50 क्वेश्चन जो है वो कवर कर लिया है। दोस्तों अगर आपको ज़रूरत हो तो आपको बिल्कुल सभी क्वेश्चन में अगले वीडियो में जो 50 क्वेश्चन बचे हुए हैं हम 50 क्वेश्चन अगले वीडियो में कवर कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों एक जो वीडियो है वो लंबी हो जाएगी। इस क्वेश्चन को अगर आप याद करते हैं तो आपका 100% जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल निकल जाएगा। जो क्वेश्चन ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं इसी क्वेश्चन को आप फॉलो करते हैं, यही क्वेश्चन जो है हम घूम कर आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं इनको आप अगर सही से अपने को याद करते हैं तो आपका जो पेपर है वो 100% हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बनाते रहते हैं।